जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2016 की क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो माध्यम में प्रकाश की चाल v बराबर आपका होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे में अपवर्तनांक की। तो ये आपका हो जाएगा c बटे में n की। अब आपका जो है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है और अपवर्तनांक आपका 1.5 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब जब इसको काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 कट जाएगा और ये 5 तिया 15 कट जाएगा। और उसके बाद ये जब 3 कटेगा तो ये कट जाएगा पूरा। उसके बाद ये आपका जो है माध्यम में प्रकाश की चाल v बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो गतिज ऊर्जा के बराबर आपका होता है 1/2 mv²। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान को 2 गुना यानी m डैश बराबर आपका हो जाएगा 2m और वेग को आधा कर रहे हैं यानी v डैश बराबर आपका हो जाएगा v/2। तो आपका जो है दोबारा से गतिज ऊर्जा k डैश बराबर आपका हो जाएगा 1/2 mv² के जगह पर अब आपका हो जाएगा m के जगह पर 2m आ जाएगा और v² की जगह पर v/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2m गुने में v² यानी v/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा v/2 गुने v/2 हो जाएगा। अब ये 2 कट जाएगा तो आपका k डैश बराबर बचेगा 1/2 mv²/2 हो जाएगा। अब आपका जो है 1/2 mv², ये तो आपका पहले वाला गतिज ऊर्जा का वैल्यू है और बटे में एक्स्ट्रा 2 आ गया है। तो ये आपका हो जाएगा k/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब किसी पिंड का द्रव्यमान को 2 गुना और वेग को आधा करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्यूज तार का गलनांक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट और 60 वाट अंकित है तो इसमें धारा होगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो है विद्युत शक्ति P बराबर होता है वोल्टेज और गुने में करंट यानी विभवांतर और गुने में धारा के बराबर होता है आपका विद्युत शक्ति। तो आपका जो है धारा I बराबर हो जाएगा P/V और आपका जो है P बराबर दिया है 60 वाट दिया है और V आपका 12 वोल्ट दिया है। तो ये 60/12 जब इसको काटेंगे तो 12×5 = 60 यानी 5 एम्पियर आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण द्वारा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो है मनुष्य के प्रतिबिंब का वेग बराबर हो जाएगा 2 गुने में मनुष्य का वेग। तो मनुष्य का वेग आपका 3 मीटर पर सेकंड दिया गया है। जब इसको गुना करेंगे 2 से तो ये आपका हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र आपका जो है सदिश राशि है क्योंकि इसके परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल क्या होगी? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पत्थर की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चाल 20 मीटर पर सेकंड है, इसलिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति के लिए u बराबर हो जाएगा -20 मीटर पर सेकंड। अब आपके गति के समीकरण से v² बराबर u² + 2as होता है। यहाँ a के स्थान पर गुरुत्व त्वरण आ जाएगा। अब आगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो है -20 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए का मान यानी जी का मान जो है 10 भी ले सकते हैं और 9.8 भी ले सकते हैं। और उसके बाद एच हाइट आपका जो है 200 मीटर दिया गया था। जब इसको गुना करेंगे तो ये 400 हो जाएगा और ये प्लस ये 4000 हो जाएगा। और आगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4400 हो जाएगा। तो भी स्क्वायर बराबर हो गया 4400, तो भी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4400। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है 66.33 आंसर आएगा। यानी कि आपका जो है अंतिम वेग जब टकरा जाएगा पृथ्वी से तो 66 मीटर पर सेकेंड इसका जो है स्पीड रहेगा। और यहीं अगर हम लोग 9.8 ले लेंगे गुरुत्व त्वरण को 10 के स्थान पर तो ये आपका जो है 3920 होगा ये। और उसके बाद जब इसमें 400 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0234 4320 हो जाएगा। अब फिर जब भी स्क्वायर बराबर आपका जो है 4320 हो जाएगा तो भी बराबर रूट अंडर 4320 हो जाएगा। और अगर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है 65.72 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। क्योंकि गुरुत्व त्वरण जी का मान 9.8 ही होता है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 65.72 मीटर पर सेकेंड, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका 65 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ होगा, यहाँ पर 85 मिसप्रिंट से दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है 150 किलोग्राम की एक तोप से 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलता है। तोप के पीछे हटने का वेग क्या होगा? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो है संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार m1 इंटू वी1 प्लस m2 इंटू वी2 इक्वल टू 0 होता है। संवेग संरक्षण नियम के अनुसार यहाँ पर m1 आपका जो है तोप का द्रव्यमान है और m2 आपका जो है गोले का द्रव्यमान है। और उसके बाद जो v2 है वो आपका गोले का वेग है जो कि 60 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। और v1 जो है वो आपका तोप का वेग है कि कितना वेग से तोप पीछे हटता है, वही वेग आपका v1 है। इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है m1 इंटू वी1, तो m1 आपका 150 किलोग्राम दिया गया है गुने v1 प्लस m2 आपका जो है 1.5 किलोग्राम दिया है और v2 आपका जो है 60 मीटर पर सेकंड दिया गया है। अब v1 बराबर आपका हो जाएगा, चूँकि इधर यहाँ पर इक्वल टू 0 है तो v1 बराबर आपका हो जाएगा, ये इसको 1.5 को 60 से गुना करेंगे तो ये आपका जो है 90 आएगा। और इधर ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो ये -90 हो जाएगा। और उसके बाद बट्टे में ये 150 आ जाएगा, बट्टे में 150 हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो ये आपका जो है -0.6 मीटर आपका जो है मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा, जो कि राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी -0.6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि तोप जो है पीछे हट रहा है और कितना वेग से, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से तोप पीछे हट रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम जो है किसी भी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। जबकि फ्लेमिंग का और एक नियम है फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, ये क्या करता है किसी भी विद्युत जनरेटर या फिर जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। क्वेश्चन नंबर 13 है चित्र में ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध होगा। तो ये जो है यहाँ पर समांतर क्रम में दो प्रतिरोध को जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध को जोड़ा गया है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 जोड़ 1/r2। अब आगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 और प्लस में 1/2, 2 का एलसीएम 2 होगा और 1 ये जुड़ जाएगा तो 1 + 1 यानी 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा। तो आपका जो है r बराबर जो है वो 1 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तार में ऊर्जा होगी तो विद्युत ऊर्जा E बराबर आपका होता है विभवांतर गुने में धारा और गुने में समय के। विभवांतर आपका जो है 12 वोल्ट दिया गया है तो 12 गुने और आपका जो है धारा 3.5 एम्पीयर दिया गया है और टाइम आपका 2 मिनट दिया गया है। इसको जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। इस पूरे को जब गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5040 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5040 जूल। क्वेश्चन नंबर 15 है एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है।
वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए उसे जिस शक्ति एवं प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए वह कौन सा होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आपको जो है लेंस की शक्ति को कैलकुलेट करना है। तो लेंस की शक्ति P बराबर होता है आपका 1 में फोकस दूरी। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले फोकस दूरी को कैलकुलेट करना होगा। तो फोकस दूरी के लिए हम लोग लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो उसके पहले हम लोग जो है U और V को देखते हैं। तो U आपका जो है बिंब की दूरी है और V आपका जो है प्रतिबिंब की दूरी है। तो U आपका जो है -30 सेंटीमीटर होगा और V आपका जो है -90 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर ये गलत दिया गया है, ठीक है। U आपका -30 सेंटीमीटर होगा और V आपका -90 सेंटीमीटर होगा। और आगे हमारा लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। आगे जब 1/f बराबर 1/v की जगह पर हम लोग -90 लिखेंगे और u की जगह पर -30 लिखेंगे और यहाँ पर पहले से माइनस है तो उसके कारण यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब आगे जब इसको भिन्न का जोड़ करके कैलकुलेट करेंगे तो फोकस दूरी f बराबर आएगा 45 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकस दूरी आपका जो है धनात्मक है इसलिए यह एक उत्तल लेंस है। अब लेंस की शक्ति P बराबर आपका होता है 1 में फोकस दूरी। तो 1 फोकस दूरी आपका जो है 45 सेंटीमीटर है। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 45 में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f, तो f की जगह पर क्या लिखेंगे 45 में 100। तो ये 100 जो है जब इसको आगे ही करेंगे तो ये ऊपर आ जाता है। तो 100 में 45 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 2.22 आपका जो है डायोप्टर आंसर होगा लेंस की शक्ति का, जो कि एक उत्तल लेंस का शक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.22 डायोप्टर शक्ति के उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा वेग समय ग्राफ एक समान गति को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेग समय ग्राफ आपका जो है त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ आपका त्वरण को प्रदर्शित करता है और ग्राफ ए में जो है ढाल 0 है, क्योंकि यहाँ कोई ढाल नहीं है, अर्थात त्वरण ए का मान यहाँ पर क्या है 0 है। अब त्वरण ए का मान 0 है यानी एक समान गति से कोई पिंड यहाँ पर गति कर रहा है ग्राफ ए में, और ग्राफ ए में जो है समय के साथ गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात ये एक समान गति का ग्राफ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 500 किलोग्राम की एक क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है, अभिकेंद्र बल होगा। तो अभिकेंद्र बल F बराबर आपका जो है होता है mv² में r। तो m जो है वो आपका 500 किलोग्राम दिया गया है और जो है v² आपका निकालना है। तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुने में 5/18। तो 18 दूनी 36 कट जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। और r जो है आपका 50 मीटर त्रिज्या दिया गया है, r बराबर 50 मीटर दिया गया है। अब v बराबर आपका 10 मीटर पर सेकंड निकला है। तो m जो है वो 500 किलोग्राम है, गुने v² आपका 10 गुने 10 और बटे में आपका जो है r दिया गया है 50। इसको काटेंगे तो 1 0 और 1 0 कट जाएगा। ये 5 जो है 500 को काटेगा 100 बार में कट जाएगा। तो 100 और गुने में इधर और 1 0, तो 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 है, 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर पर सेकंड चाल से गति करती हुई मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो त्वरण ए बराबर आपका जो है v² बटे में r हो जाएगा। तो v² आपका जो है 400 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा, यानी 400 गुने में 400 और बटे में आपका जो है त्रिज्या 160 दिया गया है, 160 मीटर दिया गया है। तो इसको काटेंगे 1 0 1 0 कट जाएगा। अब उसके बाद 4 4 16 और ये 4 एकम 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 100 बचेगा और यहाँ पर आपका जो है 10 बचेगा। तो 100 को 10 से गुना करेंगे तो वो 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यानी कि ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोले या फिर 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक मनुष्य 990 मीटर दूर स्थित सीटी की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी मिलाता है, उसकी घड़ी में कितना दोष रहेगा यदि हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है। तो आपको जो है इसको कैलकुलेट करना होगा। तो कितना समय लगेगा उस ध्वनि को उस व्यक्ति के पास पहुंचने में। तो टाइम टी बराबर आपका जो है हो जाएगा दूरी बटे में
चाल की। तो दूरी आपका कितना दिया गया है, 990 मीटर दिया गया है और चाल आपका है 330 मीटर पर सेकंड। इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 सेकंड बाद वो व्यक्ति जो है वो ध्वनि को सुनता है, यानी कि 3 सेकंड सुस्त हो जाएगा वो घड़ी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सेकंड सुस्त। क्वेश्चन नंबर 20 है सिलिकॉन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धचालक। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, यानी यह एक उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एक उपधातु यानी अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब के कितना गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो है दाब P बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल के, ये आपका प्रारंभिक दाब हो गया। अब हम लोग जो है दोबारा से दाब निकालेंगे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बल को दोगुना यानी F डैश बराबर हो जाएगा 2 इंटू एफ हो जाएगा, और क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं, आधा कर दिया जा रहा है, तो A डैश बराबर हो जाएगा A बटे में 2। तो हम लोग फिर से जो है दाब निकालेंगे, तो ये P डैश बराबर आपका जो है बल बटे में क्षेत्रफल, बल आपका 2F है तो 2F और बटे में आपका क्षेत्रफल A बटे 2 है तो A बटे 2, ये 2 इधर आएगा तो ये गुना में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4F बटे में A हो जाएगा। F बटे में A आपका जो है प्रारंभिक दाब है, यानी कि दोबारा से दाब P डैश बराबर आपका जो है 4P हो जाएगा, यानी क्या हो रहा है, प्रारंभिक दाब से 4 गुना हो जा रहा है आपका बाद वाला दाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 है, 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना करना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो है ऊष्मा बराबर होता है m इंटू एस इंटू टी, ये आपका जो है द्रव्यमान है जल का, और ये आपका जो है विशिष्ट ऊष्मा है, जल की विशिष्ट ऊष्मा है, जो कि 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड दिया गया है, और टी आपका जो है टेम्परेचर में परिवर्तन यानी ताप में परिवर्तन, ये आपका जो है टी है। तो आपका ताप में परिवर्तन हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी परिवर्तन कितना का हो रहा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन हो रहा है। अब इसको गुना करते हैं तो ये आपका है 600 गुने में 1 गुने में 50, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं तो ये आपका जो है 6 पच्चे 30 और 3 ठो 0, यानी कि आपका जो है 30,000 कैलोरी आंसर आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30,000 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0। क्वेश्चन नंबर 25 है, जमीन पर एक व्यक्ति एक जेट विमान को अपने सिर के ठीक ऊपर देखता है। जब विमान ऊर्ध्वाधर के साथ 30 डिग्री का कोण व्यक्ति की आंख पर बनाता है तब ध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि का वेग v हो तो जेट विमान का वेग क्या होगा। तो एक जो है जेट विमान है, ठीक है, वो गति कर रहा है हवा में, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, माना कि v1 वेग से पहुँच जाता है। अब एक व्यक्ति यहाँ पर है, वो ऊर्ध्वाधर में है, ठीक है, तो पहले जब यहाँ था तब उसको ध्वनि नहीं सुनाई दिया, लेकिन जब ये यहाँ तक पहुँच गया तब उसको ध्वनि सुनाई दे रही है। तो उसका जो है ध्वनि का वेग आपको जो है v दे दिया गया है। और कब उसको ध्वनि सुनाई दे रही है, जब वो ऊर्ध्वाधर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तब उसको जो है ध्वनि सुनाई दे रही है, ठीक है। तो आपका जो है ध्वनि का वेग v दे दिया गया है, तो जेट विमान का वेग v1 को आपको कैलकुलेट करना है। तो जेट विमान का v1 कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों के बीच हम लोग संबंध देखते हैं। तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है ये आपका जो है P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो P/B आपका जो है tan थीटा का मान होता है P/B होता है। तो tan थीटा की जगह पर आपका 30 दिया गया है, यानी कि tan 30 का मान आपका जो है P/B, यानी P आपका जो है क्या हो जाएगा, ये P आपका V1 है और B आपका जो है B है, तो V1 बटे में B हो जाएगा, ठीक है। अब tan 30 V1 बटे में B हो गया। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और ये आपका क्या है, V1 बटे में B है। आपको V1 निकालना है, यानी V को क्या करना होगा, इस साइड लेके जाना होगा। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में √3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर दिया गया है V बटे √3। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी घर में प्रतिदिन
60 वाट की 2 ट्यूब 4 घंटे जलती है तथा 100 वाट के 3 बल्ब 5 घंटे जलते हैं, उस घर में प्रतिदिन व्यय विद्युत ऊर्जा लगभग कितनी होगी? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 ट्यूब जितना विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है और 3 बल्ब जितना विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है, इसको निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 60 वाट का 2 ट्यूब 4 घंटे जल रहा है, तो आपका एनर्जी ई बराबर क्या होता है, आपका जो है ऊर्जा ई बराबर होता है शक्ति गुने में समय के। ठीक है, तो शक्ति आपका जो है 60 वाट का 2 ट्यूब है, 4 घंटे के लिए जल रहा है, तो 60 गुने में कितना, 4 घंटे के लिए जल रहा है, तो ये आपका जो है ये शक्ति, ये समय और 2 ट्यूब है। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर आपका जो है 100 वाट का शक्ति यानी 100 और कितने घंटे के लिए जल रहा है, 5 घंटे के लिए, तो गुने 5 और कितना है, तो 3 बल्ब है, तो गुने 3। अब इसको गुना करके जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 चौक 24 दूनी 48, 480 हो जाएगा, प्लस आपका जो यहाँ 5 से 15 यानी 1500 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 1980 वॉट आवर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आंसर निकालना है किलोवाट पर घंटा कितना जल रहा है। ठीक है, किलोवाट घंटा में आंसर लाना है, किलोवाट घंटा में आपको आंसर लाना है। तो ये वॉट आवर में दिया है, किलोवाट आवर में चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। जिसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.98 आएगा, यानी ये लगभग 2 किलोवाट आवर के आसपास आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 44 गुने 10 के पावर में -8 ओम मीटर है। इस धातु के 1 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर होता है ρL/A, ये आपका जो है प्रतिरोध का फॉर्मूला है। अब L जो है 1 मीटर लंबाई है और रो प्रतिरोधकता का मान जो है 44 गुने 10 के पावर में -8 ओम मीटर दिया गया है, और R जो है आपका जो है 1/2 मिलीमीटर होगा, क्योंकि व्यास आपका 1 मिलीमीटर दिया गया है। ठीक है, D व्यास आपका 1 मिलीमीटर दिया है, तो त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 गुने में 10 के पावर में -3 मीटर हो जाएगा। जब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर में -3 से गुणा कर देंगे। अब एरिया ए बराबर आपका होता है πr² होता है, क्योंकि उसका जो है अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये तार है तो अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, वो एक वृत्त होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। तो 22/7 गुने में r² यानी 1/2 गुने 10 के पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7, अब 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 और -10 के पावर -3 का स्क्वायर यानी 10 के पावर -6। अब उसके बाद R बराबर क्या होता है ρL/A। अब इस फॉर्मूले में सबको पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो R का मान जो है 0.56 ओम आएगा। ठीक है, 0.56 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.56 ओम। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिक कोण से कम कोण पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बर्फ तथा जल के घनत्व का अनुपात जो है 0.9 है। जल में तैरते समय एक बर्फ की शिला का जो भाग जल में डूबा रहेगा वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो डूबे हुए भाग का आयतन बटे में कुल आयतन बराबर वस्तु का घनत्व बटे में जल का घनत्व, यानी कि बर्फ का घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात 0.9 दिया गया था। ठीक है, तो डूबे हुए भाग का आयतन बटे में कुल आयतन, तो डूबे हुए भाग का आयतन मान लेते हैं x और कुल आयतन क्या है v है। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 0.9 गुने में v, यानी कि 9/10 v, यानी कि आपका जो डूबे हुए भाग का आयतन है वो कुल आयतन के 9/10वां भाग है, यानी अतः जो है बर्फ का 9/10वां भाग पानी में डूबा रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो माना कि पिंड का द्रव्यमान m है और वेग उसका d है, तो गतिज ऊर्जा k बराबर हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा, और p संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो संवेग p बराबर mv हो जाएगा। अब k बराबर जो है 1/2 mv² था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं
कि m से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पर m पर ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2m और m क्या हो जाएगा m स्क्वायर और v स्क्वायर, यानी एम भी का होल पूरे में स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आएगा k बराबर हो जाएगा 1/2m इंटू एम भी का पूरे में स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि 1/2m और जो है एम भी ये आपका होता है p, तो एम भी का स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, तो p निकालेंगे तो p बराबर आपका जो है √2 इंटू एम के आएगा। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा को 4 गुना करने पर, तो जैसे गतिज ऊर्जा को 4 गुना करेंगे तो k के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 4k, तो यहाँ पर देखिए p बराबर √2m इंटू 4k लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 को जैसे ये वर्गमूल में है, ठीक है, जैसे बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और रूट अंडर क्या है 2m और k बच जाएगा, तो 2m तो आपका जो है पहले वाला क्या संवेग है, तो 2 गुने में पहले वाला संवेग हो जाएगा, बाद वाला संवेग p डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 गुने में पहले वाला संवेग, यानी क्या हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 गुना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।